देखिए बच्चों, अभी तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ रहे थे, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो हमने पढ़ा था। E बराबर था हमारा F/Q0, यही था N/C, और हमने पॉइंट चार्ज की वजह से निकाला। E बराबर आया हमारा 1/4πε0 Q/R², ये आया N/C। बहुत सारे पॉइंट चार्जेस की वजह से भी हमने बताया था, फिर डाइपोल की वजह से हमने बताया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का एक तरीका और है, और वो क्या है? गॉसेस थ्योरम। गॉसेस थ्योरम क्या है? गॉस की प्रमेय से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी चार्ज बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। यानी कि विद्युत क्षेत्र पता करने के लिए किसी भी चार्ज बॉडी के लिए, किसी आवेशित, किसी भी आवेशित वस्तु के कारण विद्युत क्षेत्र निकालने का एक और मेथड है। एक और मेथड, ये वैसे मैथमेटिकल टूल है, गणितीय रूप से निकालेंगे। क्या है? अदर मैथमेटिकल टूल, दूसरा मैथमेटिकल टूल। दूसरा मैथमेटिकल टूल है, लेकिन गॉस थ्योरम जानने से पहले हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, कुछ नई चीजें जानेंगे। देखिए क्या है, ये बात समझ में आ गई? तो गॉस थ्योरम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका, मैथमेटिकल वे टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? मैथमेटिकल तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का, मैथमेटिकल वे टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए कैसे करेंगे देखते हैं। गॉस की थ्योरम, की प्रमेय, इसे जानने से पहले बोलेंगे बच्चों, पहले हम जानेंगे सॉलिड एंगल क्या है। सॉलिड एंगल। दूसरा हम जानेंगे एरिया वेक्टर, और तीसरा हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सॉलिड एंगल यानी कि घनकोण जिसे आप कहते हैं, दूसरा एरिया वेक्टर, यानी कि जो हम वेक्टर पढ़ते, जो एरिया क्षेत्रफल पढ़ते हैं वो आदेश होता है, लेकिन सदिश क्षेत्रफल क्या होता है? कुछ जगह क्षेत्रफल को सदिश की तरह भी पढ़ा जाता है। वो कैसे? सदिश क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल। उसके बाद हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ये तीन चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद हम गॉसेस थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद उसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। तो ये 5 नंबर का एक सवाल आएगा आपका। तो सबसे पहले आता है घनकोण क्या है? आप जानते हैं एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। सिंपल एंगल, ये एक सर्किल है, ये इसकी त्रिज्या है आर, ये चाप है, चाप जिसे आर कहते हैं, ये थीटा है। तो कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या होता है। लेकिन अगर आप फुटबॉल ले लें, फुटबॉल के पैचेस देखें, आइसक्रीम कोन में खाते हैं, सॉफ्टी खाते हैं, तो जो क्रीम उसके सेंटर पर, चोंच पर जो एंगल बनाती है वो सॉलिड एंगल होता है, घनकोण होता है। ऐसे ही अगर हम फुटबॉल ले लें
ये हमारा फुटबॉल है, ये पैच है, ये दूसरे इसके पैचेस बने हैं। ये सेंटर पर जो एंगल बना रहे होंगे ये हमारा धनकोण होगा। यानी कि आई जो सॉफ्टी है, सॉफ्टी की क्रीम, उसके चोंच पर जो एंगल बना रही है वो धनकोण है, सॉलिड एंगल उसे कहेंगे। क्या कहेंगे? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल जो होता है एरिया अपॉन ds अपॉन r स्क्वायर, सॉलिड एंगल ds अपॉन r स्क्वायर। इस वाले एंगल का जो मात्रक है यानी कि जो उसका यूनिट है वो होता है रेडियन। एंगल रेडियन में नापा जाता है, या तो अंशों में नापा जाएगा डिग्री में, या रेडियन में नापा जाएगा। सॉलिड एंगल किस में नापा जाएगा? स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इसमें नापेंगे स्टेरेडियन में। तो ये इसका एंगल हुआ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का ये मात्रक हुआ, यूनिट। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। वो क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। यहां पर आएगा क्षेत्रफल बटे, छोटा क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। और इसका मात्रक क्या होगा? स्टेरेडियन। क्या होगा? स्टेरेडियन। क्या होगा? स्टेरेडियन। वेरी गुड। अब दूसरा आता है हमारा सदिश क्षेत्रफल। कोई भी हम क्षेत्रफल लेंगे, एस ले लिया, ये अदिश है। कैसा होता है? अदिश होता है। क्षेत्रफल अदिश है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या है? मीटर का स्क्वायर। लेकिन अगर हम छोटा एरिया लें, छोटा एरिया लेने से मतलब है बहुत कम एंगल, बहुत छोटा एरिया को छोटा डिवाइड करते जाएं। छोटा एरिया लेंगे उस सिलसिले में क्या होगा? एरिया को वेक्टर सदिश की तरह ट्रीट किया जा सकता है। पूरा एरिया हमारा ये है, इसे हमने छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर लिया। ये S है, ये ds का है। तो ये ds जो है ये सदिश एरिया होगा। उसका वैल्यू मात्रा, उसका वैल्यू तो होगा ds और उस पर दिशा होगी बाहर की तरफ डाला गया अभिलंब। सरफेस ये है, इसके ऊपर बाहर की तरफ अभिलंब जो डाल दीजिए, आउटवर्ड नॉर्मल ड्रॉइंग, वो उसकी दिशा होगी। तो क्षेत्रफल को छोटे छोटे सदिश क्षेत्रफलों में विभाजित किया जा सकता है। वो जो सदिश क्षेत्रफल है उसका वैल्यू होगा ds, मान होगा ds, और उसका दिशा जो होगी उस पर डाला गया बाहर की ओर अभिलंब। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आता है विद्युत फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मान लिया ये हमारा एक विद्युत क्षेत्र है। ये हमने इसमें एक एरिया रखा हुआ है S, इसका हमने एक छोटा एरिया ले लिया रेडियस। ये अब एरिया वेक्टर बन गया। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज हैं जो किसी भी सरफेस एरिया से परपेंडिकुलरली पास हो रही हो। किसी भी क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है जो उससे अभिलंबवत पास हो रही हो। लंबवत पास होने वाली विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, उससे जुड़ा हुआ फ्लक्स होता है, उसे हम फ्लक्स कहते हैं। किसी एंगल पर नहीं, अभिलंब पर। मान लिया ये एरिया है, अभी टेढ़े जा रहे हैं तो लंब इस पर डाला हमने ये n, इस दिशा में जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इसे फाई से रिप्रेजेंट करते हैं
फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस या ई डी एस कॉस थीटा फाई। डी एस है तो डी फाई कह लीजिए, ये भी डी फाई होगा। फाई का छोटा पार्ट जब पूरा निकालेंगे तो फाई आ जाएगा, छोटे एरिया से निकालना है तो डी फाई आ जाएगा। ये एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि। और इसका मात्रक बच्चों क्या है? जरूर आएगा। मात्रक क्या है इसका? हुआ न्यूटन पर कूलम और डीएस का हुआ मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर तो ये इसका मात्रक न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। किसका मात्रक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। किसका मात्रक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। किसका मात्रक है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तीन चीजें मैंने बताई। सॉलिड एंगल बताया ds अपॉन r स्क्वायर, एरिया वेक्टर बताया। जब वेक्टर छोटा हो जाए तो एरिया वेक्टर उसे हम कहेंगे उसका डायरेक्शन होगा आउटवर्ड परपेंडिकुलर ड्रॉन, बाहर की तरफ डाला गया अभिलंब, और उसका यूनिट होगा ds और उसका जो मात्रक होगा वो मीटर स्क्वायर ही रहेगा। दूसरा मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया। किसी भी जो सरफेस एरिया से क्लोज सरफेस एरिया से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स उससे जाने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ परपेंडिकुलर जाने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, उससे परपेंडिकुलर जाने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं। बात क्लियर हो गई? ये भी मैंने बताया ये अदिश राशि है। ये भी बताया उसका मात्रक न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर है। मात्रक न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अब गॉसेस थ्योरम क्या कहती है? मैंने ये बताया है गॉसेस थ्योरम आपको ये बताएगी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे पता कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे पता कर सकते हैं। बात क्लियर हो गई? तो आप गॉसेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया? चलिए अब आगे चलते हैं। गॉस की थ्योरम ये क्या कहता है? गॉस की थ्योरम ये कहती है किसी क्लोज सरफेस एरिया से बंद क्षेत्रफल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं उसका 1/ε0 टाइम्स होता है, इतने गुना होता है। इसके अनुसार किसी क्लोज सरफेस एरिया से संबंध जुड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर स्थित कुल विद्युत आवेश का, बोलिए नहीं, आवेश का 1/ε0 टाइम्स गुना होता है। किसके बारे में बताया गया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। किसी भी क्लोज सरफेस एरिया से जुड़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं उनका कुल विद्युत आवेश का 1/ε0 टाइम्स गुना होता है। इसका मैथमेटिक्स में से कैसे लिखेंगे? फाई इज इक्वल टू, हमने बताया क्या होता है, ये ई डॉट डी एस होता है। डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, ये किसके बराबर होगा? किसका? 1/ε0 टाइम्स समीशन क्यू के। ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये क्या है? गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ये क्या है? गॉस के थ्योरम का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स समीशन क्यू। बात क्लियर हुई? अब इसका डेरिवेशन सीखेंगे। क्या करेंगे? डेरिवेशन सीखेंगे। क्या करेंगे? डेरिवेशन सीखेंगे। देखिए कैसे करेंगे। इतना नोट कर लिया? ये तो इसका स्टेटमेंट है, ये इतना, ये तो सादा स्टेटमेंट है। ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये क्या है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब इसका डेरिवेशन सीखेंगे, ये कैसे हुआ ऐसा। चलिए सीखते हैं।
देखिए डेरिवेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। कोई बोल रहा है, देखिए नहीं पढ़ना बेटे चले जाओ, मुझे दिखाई दे रहा कौन क्या बाहर देख रहा है, क्या कर रहा है। अगर आप नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो बाहर घूमिए, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दीजिए बच्चों, समझे। तो ये क्या है, डेरिवेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। ये गॉसेस थ्योरम क्या कहता है, इंटीग्रल अराउंड ईडो। अब पहले ये देखेंगे, देखिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू होगा इंटीग्रल अराउंड ई डॉट डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स समीशन क्यू। ये क्या है, क्लोज सरफेस एरिया से जुड़ा फ्लक्स, कुल फ्लक्स। इंटीग्रल यानी कि सम, और ये है क्लोज, बंद। तो किसी बंद सरफेस से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा समीशन क्यू के, ऐसा कहा। ये किसने, गॉसेस थ्योरम ने कहा। अब स्टेटमेंट देते हैं, मान लिया ये कोई चार्ज है क्यू और ये कोई सरफेस एरिया हमने ले लिया, ये कोई चार्ज पार्टिकल है, इसे हमने एस कहा, राइट। हमने एक छोटा सरफेस यहां लिया जिसे हमने डीएस कहा, इसे इससे ज्वाइन कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये जाएगा, राइट। अब ये एंगल जो होगा ये सॉलिड एंगल होगा, इसे डी ओमेगा कहा। यहां से यहां तक का दूरी इसे आर कहा, और इस पर नॉर्मल जो डाला है उसे एन कहा, और ये एंगल थीटा कहा। दोबारा समझ लीजिए, ये सरफेस एरिया है एस जिसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, उससे ये डीएस जो है एक सरफेस एरिया लिया छोटा, पूरे एरिया का छोटा सरफेस एरिया डीएस हो गया। उस पर एक जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो इस डायरेक्शन में जाएगी, किसी भी चार्ज पार्टिकल से बाहर की ओर होती है। उस पर जो नॉर्मल ड्रॉ किया उसे एन कहा, और ये थीटा है। बात क्लियर हो गई। तो ये हमारा डेरिवेशन के लिए फिगर आया। अब स्टेटमेंट क्या कहता है, ये कहता है इंटीग्रल अराउंड ई डॉट डीएस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स समीशन क्यू। समीशन क्यू में यहां पर एक ही पार्टिकल है क्यू, तो सिर्फ क्यू आ जाएगा, तो ये आ गया इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू आ गया, ठीक है। अब एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, वो ये है इंटीग्रल अराउंड ई डॉट डीएस। इसे लिखा जा सकता है ईडीएस कॉस थीटा, ईडीएस कॉस थीटा लिखा जा सकता है। अब थीटा देखें, ठीक है, ईडीएस कॉस थीटा ये हमने लिख दिया। अब इसे ई का वैल्यू लिख दीजिए, ये इंटीग्रल अराउंड आ जाएगा, ई का वैल्यू आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है डीएस क्यू ओवर आर स्क्वायर इनटू डीएस कॉस थीटा, राइट। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की तरह होता है। अभी हमने ड्राइव किया था, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर ले लीजिए। बाहर ले लिया हमने, क्या किया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आउटसाइड आ गया, क्यू भी बाहर आ गया, इंटीग्रल बचा, ये डीएस बचा, कॉस थीटा बचा अपॉन आर स्क्वायर बचा। ये ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर क्या है, देखिए मैंने बताया था d ओमेगा आपको उठा के बना ds अपॉन r स्क्वायर, ये बताया cos थीटा और जुड़ा है, यानी कि अभिलंबवत हो गया वो बस। तो इसे आप लिख सकते हो क्या, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल अराउंड d ओमेगा। d ओमेगा क्या है, सॉलिड एंगल, जो इस ds पार्ट में यहां पर जो सॉलिड एंगल बनाया वो डी ओमेगा है। अब ये इंटीग्रल अराउंड कह रहा है ये, तो फुटबॉल जो है कोई भी स्फेरिकल बॉडी, फुटबॉल कितना सॉलिड एंगल बनाएगी 4 पाई। एक सर्किल उसके सेंटर पर कितना एंगल बनाता है पाई पाई पाई। और अगर फुटबॉल ले लिया, स्फीयर ले लिया, तो कितना एंगल बनाएगा 4 पाई। तो ये यहां आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई। इस 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, तो ये आ गया हमारे पास Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमारी RHS है। ये देखो, ये क्या है, ये RHS है।
जो LHS लेकर चले थे RHS आ गई, तो इसका मतलब क्या है, हैज प्रूव, ये प्रूव हो गया। यानी गॉसिस थ्योरम की बात सही है। गॉसिस थ्योरम ने क्या 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 कहा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू एनी क्लोज सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। उसके अंदर कितना आवेश है ये उसने बताया। बात समझ में आ गई? चलिए टाइम देख लीजिए, बात समझ में आई कितना? तो ये हमने उसमें बताया कि गॉसिस थ्योरम को आप कैसे करेंगे। कि टाइम बताएं 10 मिनट, 20 मिनट का हो गया नहीं, 30 मिनट का करना है। 30 मिनट का ये चल रहा है। आप ये देखिए कि उन्होंने कब क्रिएट किया था उससे लिंक को, टाइम वहां से कहूँ लिंक से जस्ट ये वीडियो पूरी बनेगी ना 30 मिनट की। अरे अब या लिंक उनको पता होगा। तो बात समझ में आया बेटे? तो हमने ये आपको बताया कि गॉसिस थ्योरम क्या है और गॉसिस थ्योरम का डेरिवेशन क्या है। अब इसका जरूरत हमें कहां पड़ेगा, देखिए बता रहे हैं। ये हमने ले लिया। अब इसका एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस थ्योरम अभी बताते हैं हम आपको। गॉस के थ्योरम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसिस थ्योरम। हमने क्या जैसे बताया था, कब यूज होगा, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए किसकी वजह से? फर्स्ट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण। दूसरा है, इसी से हम क्या करेंगे, बिंदु आवेश निकालने के बाद कूलम लॉ का ड्राइव करेंगे। कूलम लॉ का, कूलम्स लॉ, कूलम के नियम को ज्ञात करना, को ज्ञात करना। तीसरा हम इससे करेंगे, सॉलिड स्फीयर के कारण, सॉलिड ठोस आवेशित गोले के कारण, गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके बेटे 3 केस होंगे, 3 केसेस, 1 2 3। कौन कौन से? सरफेस के बाहर, सरफेस पर और सरफेस के अंदर। तीसरा हमें, चौथा में पता करना होगा खोखले गोले के कारण, खोखले आवेशित गोले, गोले के कारण। इसके भी 3 पार्ट होंगे, ठीक है। इसी तरह से पांचवा हम करेंगे रेखीय, रेखीय आवेश वितरण के कारण, आवेश वितरण के कारण। छठा हम करेंगे किसी अनंत आवेशित शीट के कारण, ड्यू टू फ्लैट शीट, ड्यू टू फ्लैट शीट, फ्लैट शीट, ड्यू टू फ्लैट शीट, यानी कि एक फ्लैट शीट के कारण हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पता करनी पड़ेगी। तो ये सारे के सारे एप्लीकेशन हैं किसके?
गॉसिस थ्योरम के। ये सभी क्या है? गॉसिस थ्योरम के एप्लीकेशन है। ये सभी क्या है? गॉसिस थ्योरम के एप्लीकेशन है। गॉस थ्योरम क्या कहती है? इंटीग्रल अराउंड E डॉट ds इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स q, यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से जुड़ा हुआ बराबर होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स उसके अंदर कितना आवेश है, वो हमने ड्राइव करके देख दिया। अब हम उसके एप्लीकेशंस ये पढ़ेंगे। अब हम उसके ये एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। बात क्लियर हो गया? अभी नई क्लास में हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सर क्लोज कर दो। अभी नई